Good morning, 8th class. So, today we are doing our chapter Conservation of Plants and Animals in Science. So, let's start. The first topic is deforestation. So, normally we know that what is deforestation? Deforestation is cutting down the trees and forest for our own sake, like industrialization, and agricultural purposes, and it is also the threat of many living organisms. See, we know that the forest is a home of many living organisms, many plants, many flora and fauna and animals, and by cutting down these trees we are just threatening their home. We are making them homeless, है ना. So the main cause of the deforestation, we see that the rapid urbanization, which is we know that the India is in second position in terms of population in the world. So we need homes we need home for these kind of population, this kind of population. So we see the rapid urbanization in our country. Secondly, if we have that much of population, we need food for them as well. So agriculture related purposes also, we cut down the forest, and then there is fuel requirements. So everything this is the list of the reason we do the deforestation, and the main purpose or main thing we come to know that this is the population is the sole reason. And the population, after population increment of the population in our country or in any area rises these kind of problems, है ना. हम लोगों को रैपिड अर्बनाइजेशन करना पड़ता है. देन वी हैव टू डू द एग्रीकल्चरल पर्पजेज ऑल्सो. फ्यूल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है. सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ जाता है. अगर उसके बाद अगर ज़्यादा लोग उठ जाएंगे किसी जगह पे, तो फिर हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए, फिर उनके लिए जॉब्स भी चाहिए, फिर खाना भी चाहिए. एवरीथिंग वी नीड फॉर द पॉपुलेशन. सो सोल रीज़न जो आपका आता है मेन होता है पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. एंड देन मोर ओवर द नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट. नॉर्मली भी हम देखते हैं, जैसे आपने वाइल्ड फायर देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स होते हैं. अगर कहीं सुनामी आ जाती है कहीं पे, अगर हमारे वहाँ जैसे हिमालयन वाले एरिया में लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ये रीज़न भी होते हैं. बट मोस्टली जो हमारे डिफॉरेस्टेशन के रीज़न होते हैं वो हमारे ह्यूमन कॉज्ड रीज़न ज़्यादा होते हैं. सो ह्यूमन इज़ अ मोस्ट selfish person or selfish species in the world, and he is the only man, he is the only species who can use his brain to stop it. Okay, so effect of deforestation, we know that what are the main effect of deforestation. अगर deforestation होगा तो हमारे जो environment में है वो air का जो ऑक्सीजन का परसेंटाइल है वो गिर जाएगा. It causes increase of atmospheric temperature. It is the main reason of the global warming. deforestation के कारण बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट होगा. नहीं, अगर कहीं पे ज़्यादा ड्रॉट मतलब ज़्यादा सूखा हो जाता है, और कहीं पे क्या होता है, फ्लड्स ज़्यादा आने लगते हैं. तो these are the problem we have to face after the deforestation, or we can say that we are facing this problem right now. हम लोग कहीं पे देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आने में लगी, लोग बाढ़ से परेशान है, फ्लडिंग से परेशान है, और कहीं बारिश ही नहीं हो रही है बिल्कुल, है ना. सो वी सी दीज थिंग्स अपकम इन सेम ईयर. हम लोग अभी इसी साल भी ऐसा हुआ था. और फिर जो सॉयल इरोजन होता है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज़ द मेन थिंग, इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ. आप देखते हैं कि आप लोगों ने कितने सारे वीडियो भी सरफेस होते हैं कि रात को यहाँ पे ये जानवर आ गया, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ एनिमल आ गया है, कोई चीता यहाँ पे आ गया है, कोई टाइगर यहाँ पे आ गया है, कोई रेजिडेंशियल एरिया में आ गया है, किसी ह्यूमन लोगों के आसपास आने लगे हैं जानवर. तो इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों ने उनका घर ख़त्म कर दिया. हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करके अपने इंडस्ट्रीज़ को वहाँ लगा के, अपने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को वहाँ बढ़ा के हम लोगों ने उनके घर को ख़त्म किया है. तभी जाके उन लोगों को हमारे वहाँ आना पड़ रहा है ना. सो वी मेड देम कम हियर. Now, second thing is in our chapter is what is flora and fauna. Flora we see that the plant found in a particular area are termed as flora of that area. जैसे अगर आप लोग अपने यहाँ के फ्लोरा को बोलेंगे तो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ मैंगो ट्रीज़ होते हैं, यहाँ बनियान ट्रीज़ होते हैं, these things grow here. So अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें ग्रो करती हैं, तो उसके लिए होगा फ्लोरा. नाउ fauna is animal species, animals found in particular area. अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते कि मैं जाके यहाँ पे जो है वाइल्ड, अगर मैं सी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो सी वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको यहाँ पे मैं देख पाऊँगी. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उनको यहाँ देख पाएंगे. सो इन द पर्टिकुलर एरिया जो भी आपको एनिमल मिलेंगे वो उस जगह का फौना होता है. नाउ व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर?
नॉर्मली बायोस्फीयर को अगर डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर, इवन इफ इट इज़ लैंड, एयर और वाटर। तो हम लोग उससे डिपेंड नहीं करते हैं, जिसमें कोई भी इकोसिस्टम इकोसिस्टम होता है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। एंड देन देयर इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म वी यूज़ फॉर द डाइवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी स्पीसीज़। तो अलग अलग स्पीसीज़ किसी जगह पे रहते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस भी रहते हैं, यहाँ पे कैटल एनिमल्स भी रहते हैं, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पे रह सकते हैं, अलग डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउना प्रेजेंट हेयर, फ्लोरा प्रेजेंट हेयर, तो हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। एज यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज़ डाइवर्स, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिलना। ओके, नाउ दिस व्हाट इज स्पीसीज़। स्पीसीज़ को बोलेंगे, स्पीसीज़ का मतलब होता है एक ही तरह का, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो या फिर मैमल्स बोल लीजिए या फिर कोई अलग एनिमल्स बोल लीजिए या फिर प्लांट बोल लीजिए, एनिमल्स बोल लीजिए, अगर एक ही तरीके की एक जैसी जो पॉपुलेशन होती है उसको हम बोलेंगे स्पीसीज़। जैसे हम लोग जो हैं ह्यूमन स्पीसीज़ हैं, वी आर ह्यूमन स्पीसीज़। ओके, एंड अगर हम लोग मैमल्स के अंदर भी आते हैं कि हम लोग मैमल्स हो गए जो एक बेबी को, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। Now the other thing is then there are endangered species and then there are vulnerable species as well। आप लोग अगर ऐसे डिफाइन करना चाहोगे तो हम लोग उसको बोलेंगे endangered species। आपके कौन कौन से होते हैं? endangered species उनको बोलते हैं जो जिनको खतरा है, द एनिमल्स हुज मेंबर्स हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड विच आर लाइकली टू बी एक्सटेंड। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा मतलब उनकी पहली पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन किसी रीज़न के कारण अब वो बहुत कम हो गए हैं, या इवन इफ़ इट इज़ ए ह्यूमन रीज़न, इफ़ इट इवन उनके कुछ अगर उनको कोई परेशानी है या वो किस तरीके से बीमार हैं और वो कम होते जा रहे हैं, और या फिर कोई नेचुरल कॉज है अगर अलग, तो उसके लिए जो भी है उनका जो परसेंटेज है अर्थ पे बहुत कम हो गया है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आते हैं। तो उसमें से होते हैं टाइगर, मस्क डियर, इंडियन बस्टर्ड जो है, ये पक्षी जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं वल्नरेबल एनिमल्स। वल्नरेबल एनिमल्स वो होते हैं जो जिनका परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम है, जो बहुत कम मिलते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी हंटिंग और पोचिंग या किसी कारण से वो कम होने में लगे, उनका परसेंटेज जो अर्थ पे है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उनको हम वल्नरेबल स्पीसीज़ बोलते हैं, वल्नरेबल एनिमल्स बोलेंगे। देन देयर आर वन हॉर्न डायनासोरस, ऑलिव राइडली टर्टल्स, रेड पांडा, ये भी हमें मिलते हैं। तो ये इनका जो परसेंटेज है ऑलरेडी बहुत कम है, और फिर हमारे इग्नोरेंस के कारण या नेग्लिजेंस के कारण ये और कम होते जा रहे हैं। तो वन हॉर्न डायनासोरस आपको आसाम में ही मिलते हैं, आसाम में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको जो है इनके हॉर्न के कारण लोगों ने बहुत हंटिंग पोचिंग किया है इनका, तो ये अभी वल्नरेबल स्पीसीज़ एंड वल्नरेबल एनिमल्स के अंडर आ गए। देन देयर आर एक्सटेंट एनिमल्स। एक्सटेंट एनिमल्स आर दोज एनिमल विच नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ। वो आपको अर्थ पे नहीं मिलेंगे, एज एन डायनासोर्स नहीं मिलते, डोडो नहीं मिलता, जो चीता जो थे, इंडियन चीता जो थे, वो अब हमें नहीं मिलते क्योंकि उनकी इतनी हंटिंग पोचिंग हुई है कि अब वो हमें मिलते ही नहीं हैं, वो ख़त्म हो गए। ठीक है, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटेंट एनिमल्स। देन देर इज़ अ बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट उसको बोलते हैं, जो एक ऐसी बुक है जिसके वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इसको बनाता है और मेंटेन करता है रिकॉर्ड को, कि कौन कौन से एनिमल जो हैं एक्सटेंट एनिमल्स में आते हैं, कौन वल्नरेबल में आ रहे हैं या कौन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ रहे हैं। तो उनको उनकी लिस्ट बना के उनके लिए, उनको अगर कोई इंडेंजर्ड है तो उनको बचाने के लिए काम करना, कोई वल्नरेबल है तो उनको बचाने के लिए काम करना, या उनके लिए कुछ चीज़ बनाना आगे, तो उसके लिए रेड डाटा बुक हम लोग बनाते हैं, और ये किसके अंडर आती है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के अंदर आती है। ओके, आफ्टर दैट सी वी हैव अ मेन पॉइंट हियर, आपका होता है बायोस्फीयर रिजर्व, एंड देन देयर इज़ नेशनल पार्क, एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व उसको बोलेंगे अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। मान लीजिए एक बहुत बड़ा लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको गवर्नमेंट के अंदर आती है, और उसमें जो है उसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, चाहे वो फ्लोरा हो या फाउना हो या लैंडस्केप हो उस जगह के, तो उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। तो दो जोन होते हैं इसके, एक होता है आपका कोर जोन और एक होता है मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, दो जोन होते हैं। तो कोर जोन जो होता है आपका, उसके अंदर आ जाएगा नेशनल पार्क। देखिए, बायोस्फीयर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, नेशनल पार्क आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है। तो आप बोल सकते हो कि बायोस्फीयर एक, अगर आप सर्किल मान लीजिए बड़ा सा, तो उसके अंदर क्या क्या आएंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसके अंदर आ जाएगी और नेशनल पार्क भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, देन देयर आर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहाँ पे हंटिंग, पोचिंग
और किसी भी पेड़ को काटना, फ्लोरा फोना को डिस्टर्ब करना या फिर उसके लैंडस्केप को डिस्टर्ब करना बिल्कुल मना होता है। बिल्कुल वहाँ पे कोई भी ह्यूमन जो है उसको जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकता बिना किसी वैलिड रीज़न के, या फिर आपको किसी अथॉरिटी से आपको अपने आप के लिए वो बनाना पड़ेगा कि आप वहाँ अलाउड करना पड़ेगा खुद को, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो होती हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे आप अगर बिना किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को डिस्टर्ब किए आप खेती कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल आप कर सकते हैं, या फिर कल्टीवेशन वगैरह जो है आप कर सकते हैं। लकड़ियाँ आप टिम्बर आप लेके जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, बट आप एनिमल्स को नहीं हंटिंग पोचिंग कर सकते। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, तो ये है, फर्स्ट है कि आपका ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ह्यूमन जो है बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं यहाँ। वेरएज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ह्यूमन्स अलाउड होते हैं, बट नॉट फॉर हंटिंग पोचिंग। ठीक है, दोनों में हंटिंग पोचिंग नहीं होता, बट यहाँ ह्यूमन्स भी अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पे से आप टिम्बर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा सबका सबसे बड़ा सर्किल हो गया, जो पूरा का पूरा सर्किल है वो बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के अंदर वाइल्ड लाइफ भी आएगा और इसी के अंदर नेशनल पार्क आएगा। तो बायोस्फीयर के दो रीजन होते हैं, एक मैनिपुलेशन जोन बाहर वाला और कोर जोन। कोर जोन में आपके नेशनल पार्क आ जाता है, और जो मैनिपुलेशन जोन है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो एक नेशनल पार्क कौन सा है, उसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, एंड द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच आर इन पंचमरी बायोस्फीयर इज बोरी एंड द ऑल्ट मारी। गॉट इट। तो ये आपके बीच इसका डिफरेंस होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।